हम इंडिया से बड़ी मार्केट तो नहीं है कि इनका सारा जो वॉरफेयर सिस्टम है दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स पाकिस्तान। एलओसी को देख लें, इनकी मिसाइल डिप्लॉयमेंट देख लें, आप इनकी एयरफोर्स, इनका सारा ऑफेंसिव मनूवर देख लें, सब कुछ डायरेक्टेड है टूवर्ड्स पाकिस्तान। अब उसके साथ जो कुछ बलोचिस्तान में हो रहा है दैट इज ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कि वहां पे किलिंग्स हो रही हैं, सेक्टेरियन वायलेंस हो रही है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो एक बाई पार्टिजन कंसेंसस है अमेरिका के अंदर चीन के हवाले से, और अभी हाल ही में आपने देखा था कि इंडो पैसिफिक पेपर को डी क्लासिफाई किया गया, जो ट्रंप इंतज़ामिया किस तरीके से जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है भारत के साथ बढ़ाना चाहती है और उसका टारगेट चाइना है। तो अगर हम ये तवक्को कर रहे हैं कि बाइडन के आने के बाद कोई ड्रामेटिक शिफ्ट आएगी और हमारे कहने के ऊपर वो भारत को कुछ तनकीद का निशाना बनाएंगे या उससे पीछे हट जाएंगे, ये इतनी आसानी से होगा नहीं। हाँ, थोड़ी चेंज ज़रूर आएगी, एक डिसेंसी आपको नज़र आएगी, आपको लगेगा कि हो सकता है कि प्राइवेटली वो मोदी सरकार को या जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे होती है तो उनको कम अज़ कम वो कश्मीर के हवाले से या माइनॉरिटीज़ का जो हालात हैं उसके ऊपर वो बात करने की कोशिश करें। सिल्वर लाइनिंग एक ये भी है कि चीन के साथ जो रेटरिक है अमेरिका का वो कम हो और उसके अंदर फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ी आसानियां पैदा होंगी। हमें करने की क्या जरूरत है? ज़ाहिर है कि जो फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं ये ओवरनाइट तो बदलते नहीं हैं। अब बाइडन के आने से ये तो नहीं है कि ड्रास्टिक कुछ चेंजेस आ जाएंगी। बाइडन के आने का एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। बाइडन जो है वो क्योंकि 45 साल तक सेनेट के रुकन रहे और जो ऑल पावरफुल जो सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी है उसकी सरबराही करते रहे, फिर 8 साल वो वाइस प्रेसिडेंट रहे, फिर जो कैरी लूगर बिल है उसको बनाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। तो वो पाकिस्तान की सियासत को भी, इस खित्ते की जो सिक्योरिटी है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जब एक शख्स ऐसा कि जिसका तजुर्बा है ट्रंप के मुकाबले में बहुत अच्छे तरीके से सारे खित्ते को जानता है, तो उसके लिए जाहिर है कि आपको बहुत बेहतर तैयारी करनी होगी और सबसे बढ़कर मेरे ख्याल में अपना इन हाउस हमें ऑर्डर करना होगा और कोशिश करनी होगी कि जो हमारे, ये हमेशा से मेरे ख्याल में पाकिस्तान में डिबेट भी होती रही है कि क्या अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से ही देखने चाहिए, क्या अफगानिस्तान के ही पर्सपेक्टिव से देखने चाहिए, या पाकिस्तान के अंदर और भी ऐसे बहुत से एवेन्यूज हैं जहां पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कन्वर्जेंसेस हो सकती है। तो मेरी तवक्को तो ये है कि अफगानिस्तान यकीनन मोस्ट इमीडिएट कंसर्न पाकिस्तान का भी है, अमेरिका का भी है, लेकिन अदर देन दैट मेरे ख्याल में हमें ट्रेड एंड कमर्शियल टाइज, इन्वेस्टमेंट, इन चीजों के ऊपर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली जो दोनों मुल्कों के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो डिटर्मिन करते हैं कि आपके ट्रेड एंड कमर्शियल टाइज कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है और वो सिर्फ बातें करने से होगा, उसके लिए हमें काफी ज्यादा होमवर्क करना होगा। सही। जुनैरा, कामरान का पॉइंट लेकर ही मैं आगे बढ़ूंगी। अफगानिस्तान तो एक मेन पॉइंट है भी, लेकिन मजीद एवेन्यूज के हवाले से उन्होंने बात की। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर जब भी हम आकर बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि ट्रेड के हवाले से, बिजनेस के हवाले से इंडिया के साथ उसकी शराकतदारी कुछ ज्यादा है। वहां पे हमें आगे किस तरह से खुद को काउंटर करना होगा? एक चीज़ जिसका बहुत अरसे से खुद हमारे जो मुल्क के अंदर इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी डिनाई करते रहे हैं और दुनिया जानते हुए भी उसे इंडोर्स नहीं करती रही, वो ये थी कि हमारी जो रियल थ्रेट है टू इकोनॉमी, टू द कंट्री, टू द स्ट्रेटेजिक रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, वो इंडिया है। अब इसको जितना डिसइंफोलैब ने और अर्नब गोस्वामी की चैट ने और इन सारे जो इंसिडेंट्स हुए हैं लेटेस्टली, जितना उन्होंने इसको एक्सपोज किया है और इंडोर्स किया है, शायद उससे लर्न करने की जरूरत ज्यादा है। एज लॉन्ग एज यू हैव एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन योर कंट्री, यू कांट रियली फोकस ऑन ट्रेड रिलेशनशिप्स एंड कमर्शियल रिलेशनशिप्स, बिकॉज वो प्रेसिडेंट ले जाते हैं। इसीलिए आपकी जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी, उसका पार्ट तो होती है, लेकिन वो आपकी प्रेसिडेंट ले जाती है बिकॉज थ्रेट जो है वो ज्यादा रियल होती है और ज्यादा सामने आपकी खड़ी होती है। अब मोदी सरकार ने इस थ्रेट को जिस लेवल पे, इस थ्रेशोल्ड को रादर जहां पे ले गए हैं, वहां पे ये बताने की जरूरत है अमेरिका को कि इनका सारा जो वॉरफेयर सिस्टम है दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स पाकिस्तान।
LOC को देख लें, इनकी मिसाइल डिप्लॉयमेंट देख लें, आप इनकी एयरफोर्स, इनका सारा ऑफेंसिव मनूवर देख लें, सब कुछ डायरेक्टेड है टुवर्ड्स पाकिस्तान। अब उसके साथ जो कुछ बलोचिस्तान में हो रहा है, दैट इज ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, कि वहाँ पे किलिंग्स हो रही हैं, सेक्टेरियन वायलेंस हो रही है, स्पॉयलर्स आ रहे हैं अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में। तो इन चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा होनी चाहिए कि आप इसको रजिस्टर कराएं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। उसके बाद कम्स दिस कमर्शियल एंगल, दिस इकोनॉमी एंगल एंड फाइनेंशियल एंगल, क्योंकि इन एनी केस हम इंडिया से बड़ी मार्केट तो नहीं है। तो पहले हम स्टेबिलिटी लाएंगे अपने मुल्क में, उन चीज़ों को इंडोर्स कराएंगे, अपना रोल रजिस्टर कराएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। डॉक्टर साहब, स्टेबिलिटी कैसे पॉसिबल है? अंदरूनी मसाइल का भी जिक्र किया जुनेरा ने भी, कामरान ने भी, लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा जब तक अंदर से मामला ठीक नहीं होंगे? हम खारजी अमूर को फिर किस तरह से बेहतर तरीके से डील करेंगे? बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया, और मैं कामरान की बात को भी इंडोर्स करूंगा कि हमें नए एवेन्यूज देखने की ज़रूरत है, और इस सूरत हाल में हमें न सिर्फ तैयारियों की ज़रूरत है बल्कि सीखने की भी ज़रूरत है। सीखने की क्या ज़रूरत है? ये जो आपका सवाल है इस पस मंज़र में है कि अमेरिका में कल नामजद वज़ीर ख़ारजा और नामजद वज़ीर दिफा दोनों सेनेट के सामने पेश हुए हैं, और वो उन्होंने सेनेट के सवालात के जवाब दिए हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता। यानी ये सीखने की ज़रूरत है कि ये अवामी बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है, ये हमें सीखने की ज़रूरत है। ये तो पहली बात। दूसरा, मैं तैयारी की तरफ आता हूँ। तैयारी देखें, सबसे बड़ी तैयारी हमें ये करनी चाहिए कि हमारे ताल्लुकात, जैसे कामरान ने भी अभी कहा, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा कि हमें अस्करी से निकलकर अवामी ताल्लुकात की तरफ जाने की ज़रूरत है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम ज़रा ये देखें कि जब जब हमारे अस्करी ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं अमेरिका के साथ, हमने अवामी सतह पर हासिल क्या किया है। ख़ास तौर पर रिपब्लिकन पार्टीज़ के दौर में, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जब रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका में, 3-4 प्रेसिडेंट की बात हम कर सकते हैं। रिपब्लिकन प्रेसिडेंट निक्सन थे 71 में, हमें क्या मिला। उसके बाद रिपब्लिकन सदर थे रेगन, 8 साल अमेरिका के सदर रहे, 80 से 88 तक। जनरल ज़िया-उल हक के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान को अफगान जंग में धकेला, जिसका अवामी सतह पर नुकसान हुआ। जनरल मुशर्रफ के साथ मिलकर जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे जॉर्ज W बुश, उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को अफगान की जंग में धकेला। और इन सारे अदवार में हमारे अस्करी ताल्लुकात बेस्ट रहे थे, बहुत अच्छे रहे थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिन जिन अदवार में हमारे अस्करी ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, उन दौर में हमने अवामी सतह पर क्या किया है। हम अवामी सतह पर अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सके। और अब यह वक्त आ गया है कि हम अस्करी से निकलकर हमें यह फैसला करना होगा कि क्या हम पाकिस्तान को अस्करी रियासत के तौर पर ही चलाना चाहते हैं, या इसको हम एक फलाह व बहबूद वाली यानी अवामी फलाह की रियासत के तौर पर चलाना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब हम निगोशिएट करें, मुज़ाकरात करें, तो हम उनसे ये भी बात करें। डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जो थे आखिरी ओबामा, उन्होंने कई लुगर बिल के जरिए हमें इमदाद दी थी, जिससे सेहत और तालीम के शोबों में हमने खर्च किया था। उसके अलावा हमें कोई बड़ा कहीं से इस तरह का मदद नहीं मिली कैरी लुगर बिल के बाद। तो हमें यह जरूरत है कि हम अस्करी ताल्लुकात तो बेशक बेहतर करें, और उससे कुछ फायदे भी हम हासिल कर सकते हैं तो करें, लेकिन उसके साथ साथ हमें ऐसे मंसूबों पर बात करनी चाहिए जो कि बराह रास्त अवाम की फलाह बहबूद के लिए हो, जिससे तालीम बेहतर हो और सेहत बेहतर हो। देखें, हल तो हर चीज़ का होता है। हल उसका क्या है? बड़ा सीधी सी बात है कि अगर आपने अपने कर्जों का बोझ कम करना है तो अपनी आमदन को बढ़ाना है। वो वज़ीर आज़म इमरान खान जब वज़ीर आज़म नहीं थे, कहते थे कि मैं जो टैक्स रेवेन्यू है पाकिस्तान का, वो 4000 अरब से लेके बढ़ा के 8000 अरब तक लेके जाऊंगा। लेकिन आज 2-2.5 साल होने को हैं, वो 4000 अरब पे ही अटका हुआ है। FBR के अंदर रिफॉर्म्स की बात करें, कोई रिफॉर्म्स नहीं हुई। 5 FBR के चेयरमैन आपने बदल दिए। दूसरा, आप कर्जों के बोझ से किस तरीके से निकलते हैं, या IMF के प्रोग्राम से किस तरह छुटकारा हासिल करते हैं, उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। हमारी एक्सपोर्ट्स अभी भी फंसी हुई हैं, मेरे ख्याल में 20-21 बिलियन डॉलर के करीब, और उसमें कोई वो बेहतरी नहीं आ रही। अब ये जो दो चीज़ें हैं, आपका रेवेन्यू कैसे बढ़े और आपकी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़े, इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। इस तरह की पॉलिसी चाहिए जब आप कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ जब आप अचीव करें और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और वो तब होगी जब आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। जो भी गवर्नमेंट आएगी, कि बेशक आपका नारा जो एहतसाब का भी आप लगाते हैं,
जो बाकी अभी भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थोड़ी देर पहले वो बात कर रहे थे, एनआरओ हर चीज के ऊपर करते हैं। ये बातें करने से ये मामलात हल नहीं होंगे। और ये दावा जो करते थे कि जब वो आएंगे तो पाकिस्तान को कर्जों के बोझ से आजाद कर देंगे, मेरे ख्याल में इन्होंने जो कर्जे जो आदादो शुमार हैं जो पिछली PMLN की 5 साल उन्होंने अपने दौर में लिए, इन्होंने 2-2.5 साल में उससे कहीं ज्यादा कर्जे ले लिए हैं। तो सोल्यूशन अपनी जगह पे मौजूद है कि आपको क्या करना है, आपके पास क्लियर कट प्लान होना चाहिए। लेकिन क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट मुझे लगता नहीं है कि जो हमारे तौर तरीके ना सिर्फ इस गवर्नमेंट के या जो बाकी भी जमातें हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि हमें एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है, कुछ चीजों के ऊपर कंसेंसस की जरूरत है कि गवर्नमेंट जो भी आए कम से कम पिछलों की पॉलिसी को वो ना बदले। तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए और वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी उसके लिए कंसेंसस चाहिए जो होता हुआ नजर नहीं आता।